ऐसे ही का तमाम ये दीवार है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। मनी सेंट्रल में आज दिन की सबसे बड़ी खबर एक नहीं दो हैं। खबरें आज काफ़ी सारी हैं और बहुत अलग अलग तरीके की खबरें हैं। पर्यावरण से जुड़ी खबरें हैं, साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी खबरें हैं, खबर आरबीआई से है, खबर आपके महंगाई से है, थाली से है, खबर गेहूं की है, खबर खेत की है, खबर मॉनसून की है। तो आज दिन का जो मनी सेंट्रल है आज का, वो काफ़ी एक तरीके से आप देखिए तो गुलदस्ते की तरह, जिसमें कई तरीके के फूल हैं। इन तमाम खबरों पर विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अंशुमान जी से खबरों पर चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको कुछ खबरों की झलक दिखाते हैं ऑन द शो में। शुरुआत करेंगे आज एक ट्रक की खबर के साथ। अब हर ट्रक में एसी लगाना होगा जरूरी। ठीक है, ड्राइवर को तो एसी की हवा मिलेगी, ठंडा होगा, लेकिन इसका असर क्या होगा इंडस्ट्री पर, क्या असर होगा ट्रक की कीमत पर, यह जानेंगे। ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकने के लिए आरबीआई ने तैयार किया एक्शन प्लान। 10 पॉइंट का प्लान है। क्या प्लान है ये जानेंगे। चीन पर सरकार ने लिया यू टर्न। अब कहां यू टर्न ले लिया? चीन लगातार सुर्खियों में रहता है, चर्चा में रहता है, हम लगातार इसे कवर करते हैं। अब चीन से कुछ इंपोर्ट पर सरकार ने यू टर्न लिया है। क्या यू टर्न है ये जानेंगे। पहाड़ों से आ रही चौंकाने वाली खबर, पर्यावरण की खबर, लेकिन जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी। एक रिपोर्ट आई, रिपोर्ट सनसनीखेज है, रिपोर्ट बड़ी है, रिपोर्ट के मायने बहुत गंभीर हैं। ये हम जानेंगे पहाड़ों से आने वाली इस खबर के बारे में। बाजार में दिखने लगा कमजोर मानसून का असर। बाजार से लेकर थाली तक कमजोर मानसून के साइड इफेक्ट दिखने शुरू हो गए। मानसून तो अभी चल ही रहा है, अभी तो पूरी तरीके से पूरे देश में आया भी नहीं है। अल नीनो के खतरे भी कंफर्म होने लगे हैं पूरी दुनिया के अलग अलग देशों से, लेकिन उसका असर मानसून का दुकानों पर, बाजारों पर, गोदाम पर, थाली पर दिखने लगा है। क्या असर दिखा ये जानेंगे। एलआईसी को फिर से बेचने की तैयारी, सरकार दुविधा में है। एलआईसी को लेकर क्या दुविधा है, सरकार इसे क्यों दोबारा बेचने की तैयारी कर रही है, इस पर जानेंगे, समझेंगे आज दिन की सबसे बड़ी खबर में। शुरुआत इंश्योरेंस की एक खबर के साथ, जो इस ऑन द शो में भी नहीं थी। खबर इसके भी यार नई खबर यह है कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, इलेक्ट्रिक व्हीकल समेत अन्य कैटेगरी के वाहनों के लिए थर्ड पार्टी मोटर बीमा के लिए नए बेस प्रीमियम की दरों का प्रस्ताव जारी किया है। आईआरडीएआई और सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय के बीच विचार विमर्श के बाद इस प्रस्ताव को जारी किया गया। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन सामने आया। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक 1000 सीसी से कम की प्राइवेट कारों के लिए बेस प्रीमियम 2094 रुपये होगा, जबकि 1000 से 1500 सीसी के लिए 3416 रुपये का बेस प्रीमियम रखा जाएगा। सर, और क्या है इस ड्राफ्ट में? जो ड्राफ्ट नियम जारी किए गए हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मतलब होता है कि आपके वाहन में कोई तीसरा व्यक्ति किसी डैमेज की का क्लेम करता है, जैसे कि ऑटो में बैठे वाले व्यक्ति को से कोई दुर्घटना होती है और कोई तीसरा व्यक्ति जो क्लेम करता है उसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस या थर्ड पार्टी क्लेम में कहते हैं और आपके बीमा का हिस्सा होता है। फिलहाल जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से गया था, जिस पर आईआरडीए जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसने जो फैसला दिया, उस हिसाब से पहली चीज़ तो ये कि थर्ड पार्टी के बीमा प्रीमियम में, इंश्योरेंस में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं की गई है, किसी तरीके की बढ़त नहीं की गई है। कुछ और चीज़ें इसमें जोड़ी गई हैं जो इस प्रस्ताव का हिस्सा हैं, जैसे कि जो स्कूल पर में जाने वाली बसें हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बसें हैं, उन पर 15% का डिस्काउंट लागू होगा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बीमा प्रीमियम पर। करीब 50% का डिस्काउंट उन पर होगा जो प्राइवेट कारें विंटेज कार के तौर पर रजिस्टर्ड हैं, यानी जो पुरानी कारें हैं, जो लोग विंटेज कारों का इस्तेमाल करते हैं, उसमें 50% का होगा। 15% और 7.5% का डिस्काउंट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर दिया जाएगा। ये गाड़ी के लिए जो थर्ड पार्टी प्रीमियम की प्रस्तावित दरें हैं, अलग अलग कारों की क्षमता के हिसाब से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम की दरें तय की जाती हैं। कोई बदलाव नहीं हुआ सर इसमें? ऐसा कोई बड़ा बदलाव नहीं, कोई बड़ा बदलाव इन दरों में नहीं हुआ। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जैसा अंशुमान जी ने बताया कि मान लीजिए आप गाड़ी से जा रहे हैं, आपकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस व्यक्ति को जो क्लेम देने की जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी की बनती है, उसको थर्ड पार्टी क्लेम कहते हैं, जहां थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है। अगली खबर ट्रक ड्राइवर्स से जुड़ी। ट्रक ड्राइवर्स के लिए एक अच्छी खबर है। 2025 से सभी ट्रक केबिन्स में एसी यानी एयर कंडीशन लगा होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 2025 से सभी ट्रक केबिनों के लिए अनिवार्य रूप से
एसी लगाने का आदेश जारी किया। पहली बार 2016 में सड़क परिवहन मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया था। सर, कितना खर्चा आएगा लगभग एसी लगाने में? शुभम, भारत में अभी सभी ट्रक कंपनियां अपने ड्राइवर्स के केबिन में एसी नहीं लगाती हैं। कुछ जो हाई एंड ट्रक्स हैं भारत में, वोल्वो के और बेंज के, इन के ट्रक्स में केबिन में एसी लगाकर दिए जाते हैं। ये माना जाता है कि भारत में ट्रकर्स को कम से कम, खासतौर से गर्मी के आजकल के मौसम में, मई जून के मौसम में 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में ट्रक ड्राइव करना पड़ता है, जिससे रिस्क भी है और उनको सुविधा भी नहीं मिलती है। और ट्रकर्स की ड्राइविंग लंबी होती है, 12 से 14 घंटे की ड्राइविंग होती है। तो पूरी दुनिया में ट्रकर्स के केबिन उतने ही एयर कंडीशनड होते हैं जैसे कि कारों के केबिन होते हैं। इस व्यवस्था के तहत अब सरकार ये अनिवार्य करने जा रही है कि सारे ट्रकों के केबिन में एसी लगाया जाएगा। इसके दो बड़े असर होंगे। पहली चीज़, लागत पर इसका असर होगा। माना जा रहा है कि एक ट्रक में एसी की कॉस्ट 10 से 20 हज़ार रुपये पर ट्रक के आसपास आएगी। अलग अलग रेंज के ट्रक्स के हिसाब से ज़्यादा हो सकती है। बड़े केबिन्स की साइज़ में एसी की कॉस्ट और ज़्यादा आएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके साथ ट्रक के ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर में, उसे चलाने में भी खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि एसी के कारण ट्रकर्स को और ज़्यादा फ्यूल और ज़्यादा ईंधन खर्च करना पड़ेगा। यानी ट्रक्स भी महंगे होंगे, उनका चलाना भी महंगा होगा, लेकिन ट्रक चालकों के लिए एसी लगने से सुविधा बढ़ेगी। ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बनाने के लिए रिजर्व बैंक ने 10 पॉइंट का एक्शन प्लान तैयार किया है। इस एक्शन प्लान में गूगल और एप्पल जैसी दिग्गज टेक कंपनियों के साथ बात करके उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के इस्तेमाल से मोबाइल फ़ोन को डिजिटल लेन देन के लिए ज़्यादा सुरक्षित बनाने का निर्देश दिया गया है। देश में मोबाइल के जरिए वित्तीय लेन देन लगातार बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि मोबाइल फ़ोन्स को ज़्यादा सुरक्षित बनाने पर जोर भी दिया जा रहा है। सर, क्या है इन 10 पॉइंट के एक्शन प्लान में? रिजर्व बैंक और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलकर भारत में मोबाइल पेमेंट्स में साइबर सिक्योरिटी की नई व्यवस्थाएं लाने की तैयारी कर रहे हैं। और एक लंबा 10 बिंदुओं का एक्शन प्लान तैयार किया गया है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन वो कंपनी है, सरकार की तरफ से वो एजेंसी है जो यूपीआई और इस तरीके के पेमेंट नेटवर्क को, सिस्टम्स को चलाती है, जबकि आरबीआई बैंकिंग का रेगुलेटर है और इसलिए वो इन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को विनियमित करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो पहली बार और थोड़ा सा नया काम भारत में हो रहा है रिजर्व बैंक की तरफ से, कि मोबाइल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों को, मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली कंपनियां, खासतौर से गूगल और एप्पल से ये कहा गया है कि ये कंपनियां अपने मोबाइल डिवाइसेस में, मोबाइल की व्यवस्थाओं में ऐसा बदलाव करें जिससे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सिक्योर बनाया जा सके। आमतौर पर अभी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फिनटेक कंपनियों पर है जो आपको सेवा देती हैं, और दूसरी जिम्मेदारी उन बैंकों की है जहां से आपको सेवा मिलती है। रिजर्व बैंक ने अपने इस प्लान में कहा है कि इन कंपनियों को, गूगल और एप्पल को, जिनके की बेसिक सिस्टम्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में काम करते हैं, आईओएस और एंड्रॉयड, इनमें कुछ ऐसे फीचर्स जोड़ने पड़ेंगे जिससे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सुरक्षित हो सकें। भारत में 90-95% फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मोबाइल से ही हो रहे हैं और वहाँ पर अभी वो सिक्योरिटी फीचर्स नहीं है। अब यहाँ पर एक दिलचस्प चीज़ है, वो लोग जो डेटा निकालने के लिए, डेटा चोरी के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हीं से ये कहा जा रहा है कि वो इसे सिक्योर करें, इस पूरे ट्रांजैक्शन को सिक्योर करें, क्योंकि भारत में डेटा लीक और डेटा चोरी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के डेटा चोरी की बड़ी घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन है उसने अपनी तरफ से एक आर्किटेक्चर बनाया है, खासतौर से यूपीआई पेमेंट्स को लेकर और ऑनलाइन पेमेंट्स को लेकर। वो एक नया ढांचा भी मोबाइल कंपनियों के साथ और फिनटेक कंपनियों के साथ शेयर किया जाएगा और इसके लिए इस पूरी व्यवस्था को लागू करने के लिए कमांड कंट्रोल सेंटर भी बनाए जाएंगे, जिनके जरिए ये तय होगा कि यूपीआई जैसे ट्रांजैक्शंस जिसमें बहुत ज़्यादा आम लोग इस्तेमाल करते हैं और उनके हैंडसेट में सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा प्रोविजंस नहीं होते हैं, उसे कैसे सिक्योर बनाया जा सके। देश में बढ़ते साइबर अटैक की वजह से साइबर सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस का खर्च महंगा हो गया है। बीते 1 साल के दौरान साइबर इंश्योरेंस प्रीमियम में 50 से 60% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिन्होंने प्रीमियम नहीं बढ़ाया तो सुविधाएं कम कर दी हैं। सर, साइबर इंश्योरेंस की मांग भी बढ़ रही है क्या? साइबर इंश्योरेंस की मांग लगातार बढ़ रही है। भारत में कई कंपनियां हैं, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, HDFC अर्गो, ICICI लोम्बार्ड, बजाज अलायंस, टाटा AIG, जो जनरल इंश्योरेंस का काम करने वाली कंपनियां हैं, वो अब आमतौर पर ज़्यादातर कंपनियों को साइबर सिक्योरिटी के लिए इंश्योरेंस दे रही हैं, क्योंकि जिस तरह के रैंसमवेयर के अटैक हैं, फिशिंग के अटैक्स हो रहे हैं, इनकी वजह से कंपनियों के डेटा असुरक्षित भी हैं और उनमें नुकसान भी बहुत होता है। साइबर सिक्योरिटी के
खतरे आने के कारण ये मार्केट करीब 400 करोड़ रुपए के आसपास का, और माना जा रहा है कि जैसे जैसे हैकिंग और इस तरीके के खतरे बढ़ते जाएंगे इसकी मांग बढ़ती जाएगी। तो प्रीमियम में बढ़ोतरी काफ़ी बड़ी है, 60% के आसपास की बढ़ोतरी की गई है, और ये शायद इसलिए की गई है क्योंकि भारत के जो IT सिस्टम्स हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट में लगे हों या गवर्नमेंट में लगे हों, वो खतरों को लेकर बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो गए हैं, और लगातार इस तरीके के खतरे बढ़ रहे हैं कि कंपनियों को ज़्यादा भुगतान करना पड़ रहा है होने वाले नुकसान को लेकर। और जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी डेटा सिस्टम्स इंटीग्रेट हो रहे हैं, वैसे ही ये खतरे और ज़्यादा होंगे। सरकारी कंपनियों को चीन से सोल मॉड्यूल इंपोर्ट की अनुमति मिल गई है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने 25 मई को आदेश जारी कर इंपोर्ट की अनुमति दे दी है। सरकार ने 2017 में उन देशों से सोलर मॉड्यूल के इंपोर्ट पर रोक लगा दी थी जिनकी सीमा भारत से लगी थी। सर, जब रोक लगा दी थी तो फिर अब यू टर्न क्यों? ये बड़ा यू टर्न है भारत सरकार का सोलर एनर्जी को लेकर। अभी तक हमें पता है और लगातार चर्चाओं में भी रहा है कि भारत में सोलर एनर्जी को लेकर जो भी प्रोत्साहन दिए गए, सोलर पार्क बनाने के लिए, सोलर सौर ऊर्जा के केंद्र बनाने के लिए, उसमें सबसे बड़ी समस्या थी सोलर मॉड्यूल्स, यानी जो महत्वपूर्ण तकनीक जिसके वजह से और वो उपकरण जिसके बिना सोलर पार्क नहीं बनाए जा सकते और बिजली का संग्रह नहीं किया जा सकता। चीन इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। भारत ने चीन के साथ आर्थिक रिश्तों पर सख्ती को देखते हुए चीन से इसके आयात को रोक दिया था 2017 में, और उसका असर में भारत में सोलर इंडस्ट्री के विकास पर भी दिखाई दिया, क्योंकि सोलर मॉड्यूल्स महंगे हो गए थे और दुनिया में इतने मॉड्यूल्स उपलब्ध भी नहीं थे। 2022 में इसमें थोड़ी रियायत दी गई, पर अब सरकार को अपना ये नज़रिया बदलना पड़ा है, और अब भारत की सरकारी कंपनियों को ही, सार्वजनिक कंपनियों को भी इजाज़त दे दी गई है कि सोलर मॉड्यूल्स का वो चीन से आयात कर सकें। हुआ इसके पीछे ये है कि सरकारी कंपनियां और निजी कंपनियां लगातार सरकार से इस बात की मांग कर रही थी कि अगर भारत में सोलर एनर्जी की व्यवस्था को बढ़ाना है और उसमें निवेश बढ़ाना है तो उपकरणों की आपूर्ति बेहतर करनी पड़ेगी। तो तात्कालिक तौर पर इसका सबसे बड़ा फ़ायदा NTPC को होने वाला है, जो कि जिसका एक बड़ा सोलर पार्क, 3 बड़े सोलर पार्क इनफैक्ट राजस्थान, भुज और शाहजहाँपुर, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में 3 बड़े सोलर पार्क हैं, जहां पर इन्हें करीब 1.45 गीगावाट के सोलर मॉड्यूल्स की ज़रूरत है, और अब चीन से आयात खुलने के बाद ये माना जा रहा है कि NTPC के इन परियोजनाओं पर काम शुरू हो सकेगा। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट यानी सीमॉट की एक रिपोर्ट सामने आई है, जो पर्यावरण के लिहाज से बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट दावा करती है कि जो पहाड़ों पर ग्लेशियर हैं वो तेज़ी से पिघल रहे हैं। पहाड़ों से ग्लेशियर पिघलते हैं तो उनका पानी कहाँ आता है? नदियों में। तो चीन, भारत और पाकिस्तान समेत 16 देशों में 2 अरब लोग ऐसे हैं जिनको ताज़ा पानी इन्हीं नदियों से मिलता है। सर, कितनी चौंकाने वाली रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में है क्या? ये बेहद सनसनीखेज रिपोर्ट है जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के भारत के हिमालयी क्षेत्रों में, हिंदू कुश क्षेत्रों में जो भारत, पाकिस्तान और चीन में फैला हुआ है, ये रिपोर्ट बता रही है कि 2100 तक, सन 2100 तक इन ग्लेशियर्स का 65% हिस्सा पिघल जाएगा। कुछ ग्लेशियर्स 30% पिघलेंगे, कुछ 50% पिघलेंगे, यानी और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि दुनिया का तापमान करीब 1.5 डिग्री सेल्सियस की जो सीमा उसे पार कर जाएगा। हम लोग उस पर विस्तार से इकोनॉमिक में एक बार चर्चा भी कर चुके हैं कि क्लाइमेट चेंज का जो सबसे बड़ा लक्ष्य था वो इसी साल ध्वस्त हो गया है। इसी साल दुनिया के तापमान में 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी रोकने का जो लक्ष्य था वो खत्म हो गया, और तापमान में बढ़ोतरी इसी साल और अगले 2 साल के भीतर 1.5 डिग्री से ऊपर निकल जाएगी। और इसलिए जो भारत के पर्वतीय इलाकों में जो ऊंची चोटियां हैं, जहां ग्लेशियर्स हैं, जहां से पानी नदियों के सहारे आपके पेयजल तक आता है, वो पिघलेगा। रिपोर्ट ये बता रही है कि जो रिपोर्ट में मॉनिटर किया गया है सैटेलाइट के जरिए, उसमें एवरेस्ट, K2, ये 2 प्रमुख जो चोटियां हैं भारत की, इन पर ग्लेशियर्स के पिघलने की रफ्तार तेज हो गई है। पिछले 1-2 सालों में ये ऐसी रफ्तार तेज नहीं थी। 2010 के आसपास ग्लेशियर्स ने करीब 2010 के आंकड़े के हिसाब से करीब 65% के आसपास ग्लेशियर पिघलने की रफ्तार थी, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि इस रफ्तार में काफ़ी तेजी आई है। ठीक इसी तरह से जो पूरी एशिया की हिंदू कुश और हिमालय की रेंज है, जो हिंदू कुश से हिमालय तक फैली हुई है, जिसमें पाकिस्तान और चीन के हिस्से भी हैं, यहाँ भी ये माना जा रहा है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान में जो 3500 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है, जिस स्ट्रेच में सबसे ज़्यादा बड़े ग्लेशियर्स हैं पहाड़ों के ऊपर, इनके पिघलने की रफ्तार 50% तक बढ़ सकती है। और इसलिए अगले 50 सालों में, 40 सालों में यहाँ से निकलने वाले पानी की कमी भी होगी, जिसका असर पेयजल पर दिखाई देगा अगर पर्यावरण में गर्मी रोकने के प्रयास नहीं किए गए।
फंसे कर्ज को कम करने के मकसद से देश की गैर वित्तीय फाइनेंस कंपनियां यानी एनबीएफसी ने ऐसे लोगों को कर्ज देना कम कर दिया जो पहली बार कर्ज के लिए आवेदन कर रहे हैं। ट्रांस यूनियन सिविल के आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर 2022 तक एनबीएफसी की तरफ से नए लोगों को दिए गए कर्ज का जो एक्सपोजर था वो घटकर 24% बचा है। 2022 में ये 35% हुआ करता था। सर, ये तो बड़ी अजीब सी स्थिति है कि नए लोगों को कर्ज नहीं दे रहे हैं। क्या बता रहा है ये आंकड़ा? एनबीएफसीज की दुविधा आरबीआई की पूरी ताजी कोशिशों के बाद अब दिखाई देने लगी। ट्रांस यूनियन सिविल का जो आंकड़ा आया ये बता रहा है कि उन लोगों को जिन्हें दरअसल कर्ज देने के लिए एनबीएफसीज को बनाया गया था, यानी जो न्यू टू क्रेडिट है, जिनको कर्ज नहीं मिलता है, उन्हीं को कर्ज देने में ये पीछे एनबीएफसीज पीछे हट रही हैं। वजह ये क्या, डिफॉल्ट्स का रेट बहुत ज़्यादा है, उनके पास कुछ मॉर्गेज करने के लिए नहीं है। अब यहाँ भारतीय बैंकिंग की सबसे बड़ी दुविधा दिखती है शुभम। एक तरफ ये कोशिश, सरकार की ये कोशिश है, बैंकों की ये कोशिश है कि भारत में एक बड़े हिस्से को कर्ज तक पहुंचाया जाए, उन तक कर्ज की सुविधा पहुंचाई जाए ताकि वो खपत कर सकें, उद्योग शुरू कर सकें, अपने कारोबार शुरू कर सकें। दूसरी तरफ और वो वही लोग हैं जो न्यू टू क्रेडिट है, जिनका कोई क्रेडिट प्रोफाइल नहीं, जिनके पास पिछले कर्ज लेने का कोई अनुभव नहीं है और ना ही उनके पास कर्ज के लायक मॉर्गेज या ये सिक्योरिटी एसेट्स हैं। और अब अनसिक्योर्ड लोन को लेकर रिजर्व बैंक का जो दबाव है वो ये दिखाई दे रहा है कि एनबीएफसीज इन्हीं को कर्ज नहीं दे रहे हैं। तो अब कर्ज किनको दिया जा रहा है? कर्ज उन्हीं को दिया जा रहा है जो पहले एक बार कर्ज ले चुके हैं, यानी एक बार दो बार जो कर्ज ले चुके हैं उन्हीं को दोबारा कर्ज देने की कोशिश की जा रही है। और इससे पूरी बैंकिंग सेक्टर में एक अजीब सी दुविधा दिखती है हमें कि अगर भारत के बड़े हिस्से में कर्ज का विस्तार करना होगा तो फिर अनसिक्योर्ड लोन का रिस्क लेना पड़ेगा, ऐसा दिखाई देता है। सर, डिजिटल लैंडिंग स्पेस पर भी इसका कोई असर होगा? यहाँ से दूसरा सवाल खड़ा होता है कि डिजिटल लेंडिंग के लिए सरकार, अभी आरबीआई ने नियम बनाए, एफएलडीजी नॉर्म्स बनाए, फिनटेक कंपनियों को माइक्रो क्रेडिट कर देने की और लेंडिंग की इजाज़त दी। ये पूरा स्पेस तो न्यू टू क्रेडिट वाले लोगों के लिए ही है जिनको कभी कर्ज नहीं मिला, और इसमें खासतौर से छोटे लोन होंगे जो 25,000 50,000 रुपये से नीचे के लोन हैं और उनके पास कोई सिक्योरिटी या किसी तरीके की गारंटी नहीं होगी। एनबीएफसीज और बैंकिंग कंपनियों को इजाज़त दी गई है कि वो फिनटेक कंपनियों के जरिए कर्ज बंटवा सकें, यानी फिनटेक कंपनी एक सामने खड़ी होगी, वो बैंकों और एनबीएफसी से कर्ज लेगी और बाद में लोगों तक कर्ज पहुंचाएगी। तो अगर पोर्टफोलियो बढ़ना उसी इलाके में है जिस एरिया में सबसे ज़्यादा जोखिम है और वहीं बैंक और एनबीएफसी निवेश करने को तैयार नहीं होंगे, तो ये फिनटेक की जो माइक्रो क्रेडिट की पूरी क्रांति भविष्य में होने वाली वो होगी कैसे? इस मामले में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। पहली खबर बादलों से। मानसून की देरी का असर खरीफ फसलों की खेती पर पड़ रहा है। मानसून अभी तक दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र में ही अटका हुआ है और पूर्व में पूर्वी बिहार और झारखंड तक पहुंच पाया है, जिस वजह से खरीफ की खेती पिछड़ने लगी है। दलहन का रकबा सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। 16 जून तक के आंकड़े हैं। देश भर में 1.8 लाख हेक्टेयर में खरीफ दलहन की खेती दर्ज की गई है। पिछले साल हाल दूसरा था। पिछले साल अब तक 4.22 लाख हेक्टेयर में खरीफ की दलहन की खेती हो गई थी। खरीफ तिलहन धान का रकबा भी पिछले साल के मुकाबले पिछड़ा हुआ है। हाँ, कपास में और मोटे अनाज की खेती में पिछले साल के मुकाबले कुछ राहत है, वहाँ हम कुछ आगे चल रहे हैं। अब आशंका ये जताई जा रही है कि एल नीनो की वजह से देश भर में फर्टिलाइजर, एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट की बिक्री पर असर पड़ सकता है, क्योंकि जब बुआई हो ही नहीं रही है, देर से हो रही है, तो दवाई पहले खरीद के करेंगे क्या? सर, पहला सवाल ये कि बाजार पर क्या वाकई इसका असर अब दिखने लगा है? चलिए एग्रीकल्चर और केमिकल हटा भी दीजिए, ओवरऑल बाजार पर भी इसका असर दिखने लगा है? बाजार पर इसका असर दिखने लगा और अब जो खबरें आना शुरू हुई वास्तव में चिंताजनक है मानसून को लेकर। लगातार पहली चीज़ तो ये कि मानसून में अभी हमें मानसून की जो प्रायद्वीपीय शाखा है, यानी जो भारत के पेनिनसुला की शाखा है, जो कर्नाटक महाराष्ट्र के हिस्से में सक्रिय, उसमें हमें कोई बड़ी बढ़ोतरी ऊपर होते नहीं दिखी। लेकिन इसकी जो पूर्वी शाखा है, जो पूर्वी धारा है, वो धीमे धीमे बढ़कर बिहार और उड़ीसा के इलाकों पर सक्रिय हो गई है। लेकिन जो मुख्य रूप से महत्वपूर्ण हिस्सा है भारत की खरीफ की कृषि के लिए, मराठवाड़ा, सेंट्रल इंडिया, वहाँ पर तापमान और बढ़ने की संभावना और भविष्यवाणी आईएमडी ने की है। ये आंकड़ा आपके सामने है जो मानसून की प्रगति दिखा रहा है। अगर आप नीली रेखाओं को देखें तो नीली रेखाएं अब पूर्वी भारत की तरफ बढ़ती दिखती हैं, पर जो दूसरी नीली रेखा है वो वहीं पर फंसी हुई है। इसकी वजह यह है कि विपर्जय का असर अभी राजस्थान के कुछ हिस्सों में है। अब बाजार की तरफ देखें, बाजार से जो सूचनाएं आ रही हैं वो थोड़ी चौंकाने वाली हैं।
प्रमुख फूड कंपनियों ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर से ये कहा है कि वो अपने स्टॉक्स करना शुरू करें फूड प्रोडक्ट्स के। अब वैसे फूड प्रोडक्ट्स के स्टॉक जो कंपनियों के पास होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास होते हैं शुभ, वो 15 दिन के होते हैं। लेकिन अब फूड कंपनियों को लग रहा है कि भारत में मानसून कमज़ोर होने, सूखे की आशंका के कारण आने वाले समय में फूड प्रोडक्ट्स की कीमतें भी बढ़ेंगी और सप्लाई में भी कमी आएगी, और इस वजह से उन्हें 25 दिन के स्टॉक्स रखने के लिए कहा गया है। 15 दिन से 25 दिन के स्टॉक रखने के लिए कहा गया है। इसकी बड़ी वजह यह है कि एल नीनो को लेकर अब आशंकाएं खत्म हो गई हैं। ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी ने आज ही कहा कि एल नीनो के आने के जो 4 पैमाने, उनमें से 3 पैमाने पूरे हो चुके हैं, यानी एल नीनो स्थापित हो चुका है। भारत और दुनिया भर के मौसम विभाग भी कह रहे हैं। इसलिए कंपनियां अब इस बात के लिए तैयार हो रही हैं कि उन्हें अगले 3, 4, 5 महीने मुश्किल से जूझने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ ये भी कहा है कंपनियों ने अपने स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर से कि वो कंज्यूमर्स को इस बात के लिए भी प्रोत्साहित करें कि वो लार्ज पैक में बाइंग करें, बड़े पैक में बाइंग करना शुरू करें 10 केजी के बजाय 20 से 25 केजी के पैक में बाइंग करें, क्योंकि उनको लग रहा है कि बाजार में ऐसी परिस्थिति में आपूर्ति प्रभावित होगी। जिसके पास जो अनाज के भंडार होंगे वो बाजार में नहीं निकलेंगे, इस बात का खतरा दिखाई दे रहा है। तो ये बड़ा बदलाव हमें मानसून की दृष्टि से भारत के फूड मार्केट में, रिटेल फूड मार्केट में दिखाई दे रहा है। कीमतों पर तो इसका असर आएगा, जिस पर हम आगे बात करेंगे। सर, आपने ओवरऑल मार्केट की बात करी, अगर हम कंपनियों के नजरिए से देखें तो क्या उत्पादन पर भी इसका कुछ असर पड़ेगा? हाँ, ये भी खबर आई शुभम की जो प्रमुख कंपनियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां हैं, उन्होंने कम से कम मई जून के लिए, जून और जुलाई और अगस्त के लिए अपने उत्पादन में 50% की कमी करने का फैसला किया है। ये खबरें भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगले 1-2 महीने बिक्री कम होने की संभावना के कारण जो इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां हैं, अपैरल बनाने वाली, गारमेंट बनाने वाली कंपनियां हैं, ये अपने उत्पादन में कटौती कर रही हैं और अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, सेलर्स को, स्टॉकिस्ट को और जो रिटेल स्टोर्स हैं उनको ये कहा जा रहा है कि अब जो स्टॉक में पहले सामान रखा है इन्वेंट्री में, उसे बेचा जाए। कंपनियां आमतौर पर इस सीज़न में गर्मी के, समर्स के इलेक्ट्रॉनिक्स के सामानों की बिक्री देखती हैं, पर पूरा माहौल मानसून और सूखे की संभावना के कारण बदल चुका है। अब कंपनियां दिवाली के दौरान मांग की तैयारी करेंगी। उनको लग रहा है कि ये परिस्थिति जब निपटेगी खरीफ की फसल के बाद, दिवाली के दौरान मांग का रिवाइवल दिखाई देगा। तो उत्पादन में कमी भी हो रही। गोदरेज की तरफ से जो बयान छपा, उस हिसाब से उन्होंने अपने उत्पादन में, रेफ्रिजरेटर्स के उत्पादन में करीब 30 से 50% के कट की बात कही है। इकरा की एक रिपोर्ट आई है, वे मान रही है कि कंपनियां 25 से 30% की कटौती करेंगी अपने उत्पादन में आने वाले समय में, अगले 3 महीने के लिए, और इसका असर हमें रोजगार बाजार पर भी दिखाई देगा। सर, थाली पर आते हैं अब लौट के, क्योंकि सारी बात फसलों से शुरू हुई थी, खरीफ की बुआई से शुरू हुई थी, दलहन तिलहन की। थाली पर आप इसका क्या असर पड़ते देख रहे हैं? रिजर्व बैंक के पास अब जो आंकड़े पहुंच रहे हैं, वित्त मंत्रालय के पास जो आंकड़े पहुंच रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कम से कम 15 से 20 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी महंगाई में हो सकती है। हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं मनी सेंट्रल में, कल भी हमने बताया था कि अनाज की और सीरियल्स की और जो मानसून से प्रभावित होने वाली फसलें हैं, उनकी कीमतों में 5 से 15% की बढ़ोतरी हो चुकी है। और फिलहाल हालांकि पिछले 3 महीनों में हमने भारत में कंज्यूमर महंगाई में, उपभोक्ता महंगाई में कमी देखी है, लेकिन अब 3-4 बड़े ऐसे सेगमेंट हैं, दाल, दलहन, तिलहन और अनाज, इनमें महंगाई की तेज वापसी हो सकती है। रिजर्व बैंक इस बात को लेकर सतर्क है। रिजर्व बैंक की तरफ से इस बात का इशारा भी किया गया था कि अभी महंगाई की समस्या को समाप्त हुआ नहीं माना जाना चाहिए। महंगाई वापसी कर सकती है, इसलिए ब्याज दरों में कमी की प्रक्रिया लंबे समय तक शुरू होने की संभावना नहीं है। लेकिन जो परिस्थिति अब दिख रही है, उस हिसाब से शायद अगले ही महंगाई के आंकड़े में हमें अनाज की कीमतों में बढ़ोतरी का असर दिखने लगेगा। बात अभी, क्योंकि अब खरीफ की बुआई की शुरू हो गई है, धान की शुरू हो गई है, लेकिन चिंताएं अभी गेहूं से भी, यानी कि पिछली रबी की फसल से भी दूर नहीं हो रही है। दूर इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि सरकार अब नया फैसला ले रही है। इस साल सरकार ओपन मार्केट में बेचे जाने वाले गेहूं की कीमत बढ़ा सकती है, जो उसका रिजर्व प्राइस है उसको बढ़ा सकती है। दूसरी तरफ गेहूं के जो कारोबारी हैं वो ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि गेहूं पर आपने जो आयात शुल्क लगा रखा है उसको आप हटा दीजिए। सर, क्या शुल्क हटाने की बात कही जा रही है? क्या आयात की नौबत आ जाएगी गेहूं की? ये भी थोड़ा संवेदनशील मामला है, लेकिन अब ये फाइल भी धीमे धीमे खुलने लगी है। अब सरकार के हलकों में, सरकारी गलियारों में, कृषि मंत्रालय और कॉमर्स मिनिस्ट्री के गलियारों में चर्चा शुरू हो गई। विशेषज्ञ ये बात कहने लगे हैं कि भारत को आयात की तरफ, गेहूं के आयात की कोशिश की तरफ देखना चाहिए। इसका मैकेनिक्स या जो बाजार की जो व्यवस्था है, उसको समझकर ऐसा लगता है कि सरकार के भीतर इस पर चर्चा शुरू हो गई है। उसकी वजह यह है
कि अभी सरकार ओपन मार्केट में करीब 1.5 मिलियन टन की बिक्री करने की तैयारी कर रही है, लेकिन सरकार के अधिकारी और बाजार ये मान रहा है कि इससे भी कीमतों में कोई बड़ी कमी आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पूरी रबी की फसल के दौरान, जब रबी की खरीद हो रही थी फसल की, उस दौरान भी गेहूं की कीमतें बाजार में नहीं टूटी थी। सरकार पूरा पर्याप्त गेहूं की खरीद नहीं कर पाई थी, जबकि भारत ने निर्यात पूरी तरह से रोक रखा है। और अभी भी रबी की फसल खत्म होने के बाद, खरीफ की बुआई की तरफ बढ़ने के बाद भी बाजार में गेहूं की कीमतें नहीं बढ़ी हैं। तो बाजार को ये संकेत देने के लिए सरकार को ये भी लग रहा है कि उसके दखल से भी कीमतें नहीं घटेंगी। समझना इसलिए जरूरी है कि सरकार ने ओपन मार्केट की एक सेल की थी साल की शुरुआत में, थोड़ी सी कीमतें कम हुई थी, लेकिन फिर बाद में रबी की फसल आते समय उन कीमतों में फिर बढ़ोतरी हो गई। तो शायद इस बात की संभावना बनती दिखाई दे रही कि सरकार अगर आयात ना भी खोले तो आयात शुल्क में कमी करके बाजार को संकेत दे सकती है। भारत में गेहूं की आयात पर 40% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, यानी भारत में आमतौर पर गेहूं का आयात एक तरह से हतोत्साहित किया जाता है, डिस्करेज किया जाता है, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि भारत गेहूं का निर्यात करे। लेकिन अब ऐसी स्थिति में अगर अल नीनो का असर बहुत गहरा होता है, खरीफ के उत्पादन में, जैसा शुभम ने आपको बताया कि पिछले साल की तुलना में अभी जो बुआई है वो 4 लाख हेक्टेयर से घट के 1 लाख 1.5 लाख हेक्टेयर के आसपास दिखाई दे रही। तो अगर ये उत्पादन और कम होता है खरीफ का, तो फिर आयात के बारे में सोचना पड़ सकता है। सोचिए गेहूं की कहानी कितनी उलझी हुई है। सरकार का एक मंत्रालय ये कह रहा है कि बेमौसम बरसात से कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि उत्पादन तो पिछले साल से ज़्यादा होगा। ठीक है, ज़्यादा होगा तो सरकारी खरीद पूरी क्यों नहीं हुई? सरकारी खरीद पूरी नहीं हुई तो ये आशंका जताई गई कि भैया लोगों ने होर्डिंग कर रखा है, सरकार ने स्टॉक लिमिट लगा दी। स्टॉक लिमिट के बाद क्यों नहीं निकला फिर गेहूं? चलिए वो भी नहीं निकला। अब सरकार कह रही है कि ठीक है, अब हम गेहूं को रिजर्व प्राइस बढ़ा देंगे, महंगा करके बेचेंगे थोड़ा। ठीक है, ओएमएसएस में हम गेहूं चावल नहीं देंगे स्टेट को, ये भी एक आफत। अब कह रहे हैं कि ठीक है, रही बची नौबत ये भी पूरी करो, आयात भी खोलने की मांग उठने लगी। तो गेहूं पैदा हुआ तो गया कहां, ये बड़ा उलझन है। ये सर जरा चकरा रहा है। पॉडकास्ट टीम से कहेंगे कि इस पर सर जो जरा चकराए एक आपको बनाएं और समझाएं कि गेहूं की आखिर ये पूरी उलझन है क्या। आगे बढ़ते हैं। अब अगली बड़ी खबर सुनिए आप, एलआईसी से जुड़ी। केंद्र सरकार ने सरकारी जीवन बीमा कंपनी एलआईसी में निवेश आकर्षित करने के लिए वैश्विक स्तर पर बातचीत शुरू की है। वैश्विक निवेशकों को यह समझाया जा रहा है कि बाजार समझ नहीं पा रहा है, एलआईसी को के जो स्टॉक की वैल्यू है वो सही से बाजार भांप नहीं पा रहा है। अब इसके लिए हो क्या रहा है, वित्त मंत्रालय और एलआईसी के मैनेजमेंट के कई वरिष्ठ अधिकारी निवेशकों के साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं। कई दौर की बातचीत हो चुकी है, आगे भी हो रही है। आपको ध्यान होगा एलआईसी ने अभी कुछ रोड शोज भी पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में किए थे। अब कोशिश ये है कि सरकार इसमें और अतिरिक्त कुछ हिस्सेदारी बेचे, क्योंकि मई में जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ तब से शेयर बाजार में एलआईसी की लगातार पिटाई हो रही है। अब अगली हिस्सेदारी बिकेगी नहीं बिकेगी, इस पर फैसला अगले साल एजीएम में होगा। सर, एलआईसी को लेकर दुविधा क्या है सरकार की? एलआईसी को लेकर सरकार बुरी तरह दुविधा में दिखती है। हमें दिखाई दे रहा है अभी सरकार के अधिकारियों ने दुनिया के अलग अलग शहरों में जाकर एलआईसी को लेकर कुछ रोड शोज भी किए और उनसे बात करने की कोशिश की। ऐसा पता चला सूत्रों से कि सरकार से सबसे बड़ा सवाल उसमें किया गया कि देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है, शेयर बाजार में सबसे बड़ी निवेशक है, फिर भी इसका स्टॉक क्यों नहीं बढ़ता, इसके शेयर में इसमें निवेश क्यों नहीं हो रहा, इसकी कीमतें क्यों नहीं बढ़ रही। अगर आप करीब से आंकड़ों को देखें तो एलआईसी का स्टॉक इस साल अभी तक जब हम आज बात कर रहे हैं 8% गिर चुका है, जबकि निफ्टी 4% ऊपर चढ़ा हुआ है। यानी निफ्टी में ही निवेश करने वाली कंपनी एलआईसी के स्टॉक में 8% की गिरावट आई। जिस दिन से एलआईसी का स्टॉक लिस्ट हुआ है उसके बाद से ये इशू प्राइस के आसपास पहुंचने की स्थिति में नहीं आया, जबकि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ था। पिछले साल 17 मई को इसे लिस्ट हुआ था और इसकी लिस्टिंग ही 9% के आसपास डिस्काउंट पर हुई थी, और वो डिस्काउंट अभी भी बना हुआ है एलआईसी को लेकर। सरकार कोशिश ऐसा करती दिखती है कि विदेशी निवेशकों को इस बात के लिए आश्वस्त करने की कोशिश कर रही है कि नहीं, एलआईसी बहुत मजबूत कंपनी है, इसकी एम्बेडेड वैल्यू करीब $71 बिलियन के आसपास है। मार्च 2023 में $71 बिलियन की एम्बेडेड वैल्यू थी। बाजार इसको नहीं समझ पा रहा। अब ये बड़ी दुविधा की बात है। शेयर बाजार जो छोटी बड़ी सारी कंपनियों को समझता है, निवेशक समझते हैं, उनको एलआईसी पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा, ये समझना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ और कोशिशें भी चल रही हैं जिन कोशिशों के जरिए एलआईसी को लेकर जो टूटा हुआ उत्साह है उसे ऊपर उठाया जा सके। और आगे अगर कोई निवेश या विनिवेश होगा भी शुभम, तो इस बिना पर होगा कि पहले बाजार तो एलआईसी को वो रिस्पॉन्स देना शुरू करे, इसकी उम्मीद की जा रही है।
सर दोबारा बेची जाएगी हिस्सेदारी? 2% हिस्सेदारी बेचने की कोशिश फिर चल रही है और संकेत मिले हैं कि विदेशी निवेशकों से इस बात की जा रही है कि उन्हें 2% हिस्सेदारी और बेची जाए। LIC में सरकार की हिस्सेदारी करीब 95.6% के आसपास है। एक छोटा सा विनिवेश हुआ था और उस निवेश के जरिए भारत का सबसे बड़ा पब्लिक इशू 21,000 करोड़ का सबसे बड़ा पब्लिक इशू आया था। तो अगर आप 2% भी जोड़ें तो भी काफ़ी बड़ा साइज हो सकता है LIC के आकार के आधार पर, LIC में सरकार की इक्विटी के आधार पर। लेकिन अब यहाँ वही दुविधा खड़ी है कि जब स्टॉक ही नहीं चल रहा है, स्टॉकी बाजार में नहीं चल रहा है, निवेशक उसमें अपनी उंगलियां जला चुके हैं, हाथ जला चुके हैं, तो विदेशी निवेशक इसमें निवेश करेंगे कि नहीं। एक और पहलू इसका यह है कि LIC के विनिवेश को शायद सरकार इस साल के अंत तक या वित्त वर्ष के अंत तक करने की कोशिश करे, जिससे कि जो राजस्व में गिरावट है और खजाने की राजकोषीय घाटे की स्थिति है उसे थोड़ा संभाला जा सके। लेकिन LIC जो कि भारत का सबसे सफल IPO होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं सरकार के गले में बुरी तरह फंस गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा शुरू हो चुकी है। आज सुबह उन्होंने एलन मस्क के साथ, ट्विटर के CEO के साथ, टेस्ला के CEO के साथ आप कह लीजिए कि मुलाकात की। लगातार वहाँ से खबरें आ रही, लेकिन इस बीच एक खबर चर्चा में आई। चर्चा ये है कि भारत एक बड़े अनोखे क्लब में एंट्री की कोशिश करेगा। सर कौन सा क्लब है ये? प्रधानमंत्री की यात्रा शुरू हो गई है। अभी कोई महत्वपूर्ण समझौते और अनुबंध सामने नहीं आए। जब द्विपक्षीय वार्ता शुरू होगी, क्योंकि एक स्टेट विजिट है, तो भारत और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल के स्तर पर बातचीत होगी। जिन मुद्दों पर या जहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं जिन पर हमें सूचना मिलने की उम्मीद है या कुछ बदलाव होने की उम्मीद है, वो भारत और अमेरिका के ट्रेड रिश्ते हैं। खासतौर पर WTO में भारत और अमेरिका के बीच तीखे विवाद हैं। पर एक महत्वपूर्ण खबर शायद वहाँ से आ सकती है। पिछले साल जून में अमेरिका ने चीन को ब्लॉक करने के लिए, चीन की कोशिशों को रोकने के लिए यूरोपियन यूनियन और G7 के पार्टनर्स के साथ एक अलायंस बनाया था, जिसका नाम था ग्लोबल अलायंस ऑन क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स वो महत्वपूर्ण धातुएं हैं जिसमें लिथियम है, रेयर अर्थ है, जिनका इस्तेमाल बहुत संवेदनशील तकनीकों में और इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, जिस पर चीन की बड़ी हिस्सेदारी और कब्जा है। और यहाँ चीन और ज़्यादा आगे ना जा सके और ज़्यादा माइंस ना ले सके, चीन इस बाज़ार में बड़ी हिस्सेदारी ना ले सके, इसलिए अमेरिका के नेतृत्व में ग्लोबल अलायंस बनाया गया था क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। भारत इस कोशिश में है कि उसे भी इस अलायंस का हिस्सा बनाया जाए। क्या इस अलायंस का हिस्सा भारत बनेगा? अगले एक दो दिन में प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान शुरू होगा। लेकिन भारत के वित्त मंत्रालय ने, विदेश मामलों के मंत्रालय ने इस बात के संकेत दिए हैं कि भारत इस पार्टनरशिप में शामिल हो सकता है इस यात्रा के दौरान। पाकिस्तान में चीन एक और न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने जा रहा है। मंगलवार को चीन और पाकिस्तान के बीच डील हुई है। इसके तहत पाकिस्तान को चीन से $4.8 अरब मिलेंगे और उसके बदले पाकिस्तान के शहर चश्मा में चीन एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएगा। सर क्या बता रही है ये डील? ये यात्रा भी, ये फैसला भी जो पाकिस्तान और चीन के बीच डील हुई, इसका भी बड़ा कूटनीतिक सिग्निफिकेंस है, महत्व है। इस समय जबकि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पर हैं, चीन से अमेरिका के विदेश मंत्री अपनी लंबे समय के बाद यात्रा करके वापस लौटे हैं, तब चीन और पाकिस्तान के बीच में एक संधि हुई है और उसमें भी खासतौर पर पाकिस्तान के साथ, जो ऑलमोस्ट सॉवरेन डिफॉल्ट के करीब है, अर्थव्यवस्था बुरी तरह बैठी हुई है। $4.8 बिलियन की ये डील है, जिसमें 1200 मेगावाट का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट केंद्रीय सेंट्रल पंजाब, जो पाकिस्तान का सेंट्रल पंजाब का इलाका है, वहाँ लगाया जाएगा। पाकिस्तान में पहले से ही 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स मौजूद हैं और पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर कार्यक्रम है उसको सुरक्षा को लेकर, उसके वहाँ न्यूक्लियर के शांति पूर्ण प्रयासों के अलावा, बिजली के अलावा बाकी जगह इस्तेमाल को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ये ऐसी डील है, चीन आमतौर पर ऐसी ही डील करता है। चीन अमेरिका को, चीन पाकिस्तान को लोन देगा इस मामले में इस डील में, और ये प्लांट भी चीन की कंपनियां बनाएंगी। और एक तरह से चीन की खास तौर से पाकिस्तान के खास सिक्योरिटी एरिया में, न्यूक्लियर सिक्योरिटी एरिया में चीन की हिस्सेदारी और ज़्यादा बढ़ेगी। जो चीन की सरकारी कंपनी है चाइना नेशनल पावर कॉरपोरेशन और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कॉरपोरेशन, ये मिलकर इसे बनाएंगी। ये K2 प्लांट होगा जो चीन की मदद से बनने वाला पाकिस्तान का 6ठा संयंत्र होगा। आगे बढ़ते हैं मनी सेंटर झटपट की ओर। व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए एक नए सिक्योरिटी फीचर की घोषणा की। नए फीचर के जरिए यूजर को फ्रॉड करने वालों से बचाने में मदद मिलेगी।
नए फीचर में प्राइवेसी चेकअप के साथ साइलेंस अननोन कॉलर की सुविधा मिलेगी। इस फीचर के जरिए यूजर को फर्जी कॉल करने वालों से भी छुटकारा मिल जाएगा। रिजर्व बैंक ने अपने उस फैसले को खुलकर बचाव किया है जिसमें केंद्रीय बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया था कि वे विलफुल डिफॉल्टर के साथ समझौता करके उनके कर्ज को सेटल कर सकते हैं। अपनी सफाई में केंद्रीय बैंक ने कहा है कि उनका आदेश विलफुल डिफॉल्टर के लिए सेटलमेंट का अधिकार नहीं होगा, बल्कि बैंक अपने कॉमर्शियल हितों को ध्यान में रखते हुए डिफॉल्टर के साथ समझौता करने पर फैसला लेंगे। घरेलू शेयर बाजार के लिए अच्छी खबर, आज सेंसेक्स ने अपना नया उच्चतम स्तर, नई ऐतिहासिक ऊंचाई को छू लिया। आज के कारोबार में सेंसेक्स ने 63,588 का नया रिकॉर्ड स्तर छुआ। दूसरी तरफ निफ्टी का स्मॉल कैप इंडेक्स यानी कि जो सबसे छोटे शेयरों का इंडेक्स है उसने भी नई ऊंचाई छुई। 10,598 नई ऊंचाई थी जो आज स्मॉल कैप इंडेक्स ने छुई है। मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को रिजर्व बैंक से एक छूट मिली है। कंपनी ने पिछले साल $3 अरब का लोन लेने के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसके पास $5 अरब का ऑफर आ गया। लोन देने वाले कह रहे हैं कि नहीं $5 अरब ले लो, तो $2 अरब के लिए अतिरिक्त मंजूरी लेने रिलायंस आरबीआई के पास गई। आरबीआई ने कहा कि ठीक है आप ले सकते हो, ले लीजिए। बैंक को मंजूरी लेना जरूरी थी, इसलिए मंजूरी ली गई। कोई टिप्पणी आप? रिलायंस के कर्ज कार्यक्रम पर सबकी निगाहें हैं और रिलायंस की क्रेडिट रेटिंग या साख अच्छी होने के कारण उसे और ज़्यादा कर्ज रखने की छूट मिल रही है। पर रिलायंस का कर्ज कार्यक्रम बाजार के लिए थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि कंपनी अभी अपने आप को अभी 1 साल पहले उसने अपने आप को डेट से फ्री किया था। चलिए, कल फिर मुलाकात होगी शाम को 7 बजे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही